Welcome back students. Let us continue next topic, पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड है क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, या जैसे इन्होंने लिखा है कि ये क्या है, एक एग्रीमेंट है. क्योंकि हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट 2% और मैक्सिमम 50% होते हैं. तो हो सकता है कि कल को उनमें कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएं, क्योंकि किसी को प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, किसी ने काम कम करा है, किसी ने प्रॉफिट जो है पैसा ज़्यादा लगाया है. तो किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. तो उनको सॉर्ट आउट कैसे करा जाएगा? अगर हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा हमारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस पे हमने सब कुछ लिखा है कि भाई ए पार्टनर को 10,000 जाएगा, बी पार्टनर को 20,000 जाएगा, जिस तरीके से भी, कि कोई भी हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मैंने एक तरीका बताया है वहाँ पे. ठीक है, तो जो सारी वो टर्म एंड कंडीशन जिनकी मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे लिखी होती हैं, हम उस चीज़ को कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक है जी. सो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई, एक ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिखी होती हैं. कौन सी टर्म एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं? जो भी पार्टनरशिप को चलाने में मेरी हेल्प करेंगी. अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे का वहाँ पे लिख रही हूँ, या पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, या किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा. कोई भी ऐसी बात, कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप के बीच में ज़रूरी है, वो हर बात उस डॉक्यूमेंट पे, उस एग्रीमेंट में लिखी होगी. ठीक है जी. अब हमने वो सारी यहाँ पे, ये सारे नीचे जैसे लिखा है ना हमने कंटेंट, ये सारे कंटेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं. कल को मान लो हम 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, हम लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो हम हर बात जिस पे हमें लगता है कि फ्यूचर में जाके कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो हम पहले से डिस्कस कर लेंगे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पार्टनरशिप डीड क्या है? वो जो बेस्ड होती है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है. अब एग्रीमेंट जो हमारे में हो रहा है, कहते वो एक ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. बट आप खुद बताओ कि आज हम लोगों ने 10 लोगों ने मिलके एक एग्रीमेंट करा, ऑरल एग्रीमेंट करा, ठीक है, बातचीत करी, हम क्या उसको फ्यूचर में कोई प्रूफ है हमारे पास उसका? कोर्ट में अगर कल को हमारे में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम कोर्ट में जाके कौन सा प्रूफ दिखाएंगे? तो ऑरल अगर किसी तरीके का हमारा एग्रीमेंट होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि रिटन फॉर्म मेरा एविडेंस है. फ्यूचर में मैं दिखा सकती हूँ कि इस बंदे ने ये चीज़ लिखी है. ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज अगर आप लोग लिख के भेज रहे हो तो वो आपके पास एक एग्रीमेंट नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ प्रूफ है. ठीक है, अगर कोई बात बोली है, ठीक है, तो उसको वो बोली है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी, वो किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं होता. तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पार्टनरशिप जो है, जो डीड है, वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. So the agreement is therefore put in writing to avoid disagreement. तो अब इन्होंने ये आगे जो है, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, जस्टिफिकेशन इन्होंने दे दी है कि आप लोगों का राइटिंग में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट हैं उनको अवॉइड किया जा सके. So the written agreement is called partnership deed or articles of partnership. सो आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स के लिए आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से आ सकता है कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको वो पूछ रहे हैं. अब ये तो मीनिंग हो गया कि पार्टनरशिप डीड है क्या, कि एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है. किस क्या क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं. क्यों लिखी होती हैं? ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, एविडेंस के तौर पे हम इसको दिखा सकें. ठीक है जी. अब ये तो हमारी बात हो गई कि ये तो मीनिंग है. अब हमने ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड मैं जो बोल रही हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करते हैं, इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं. फर्स्ट वन लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. अब फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस कहाँ क्या है. ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये तो बात है ना कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो पार्टनर्स ने मिलके एक फर्म बनाई है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी जगह और उसका नाम. सो शुड नॉट बी, अब उन्होंने लिखा है कि द नेम ऑफ द फर्म, एक कंटेंट में लिखा है
शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ द अनदर फर्म। तो ये तो बात जाहिर सी है कि अगर मैं अपनी फर्म का कोई नाम रख रही हूँ तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी सैमसंग कंपनी है तो मैं नई कंपनी बनाऊंगी उसका नाम भी सैमसंग, नहीं, ऐसे नहीं रख सकती। नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि लोगों को आपने कंफ्यूज नहीं करना किसी भी तरीके के सेम सेम नाम रख के। should not be such that it implies the sanction or patronage of the government and is likely to be mislead the public, such as crown, imperial, state, king, queen, royal। ये नाम नहीं रखने, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ये ना लगे कि किसी तरीके की आपकी कोई लीगल फर्म है, इस तरीके का आप लोगों ने लोगों को जो है मतलब आपको सेंशन ना कराना पड़े आपका अपना नाम, कि ऐसा आप लोगों ने नाम नहीं रखना, ठीक है जी। मिसलीड नहीं करना किसी भी तरीके के पब्लिक को कि हमारा जो है हमारी कंपनी है समहाउ जो है वो लिंक्ड है विद गवर्नमेंट कंपनी, इस तरीके का नाम इसलिए आप नहीं रखोगे। नेक्स्ट लिखा है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। पहले तो फर्म का नाम, फर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है जी, एड्रेस, ये चीज़ लिखनी है। फिर जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनका नाम और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ भी लिखनी है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जब भी आप पढ़ोगे आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होएगी कि भाई हम 50 लोगों ने या 30 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने सालों तक ये हमारी कंपनी चलेगी, हमारी फर्म चलेगी, ठीक है। सो इसकी सिंपल सी एक बात है, ड्यूरेशन जैसे मैं आपको बताती हूँ, जंग-ए-ज़ादी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मान लो एक प्रोजेक्ट लिया है, मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, जैसे जंग-ए-ज़ादी भी जिसने बनाया वो भी इसका कोई प्रोजेक्ट ही होएगा ना। तो कहते हैं कि अगर मैंने प्रोजेक्ट लिया है तो जब वो बिल्डिंग बन गई, जब वो जो भी म्यूज़ियम है वो बन गया, तो मान लो कि जिस दिन वो म्यूज़ियम बना उस दिन मेरी पार्टनरशिप ख़त्म, ठीक है। हम लोग 10 लोग 20 लोग पार्टनरशिप में आए थे क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट फुलफिल करना था, प्रोजेक्ट जो है फिनिश करना था, कोई चीज़ बनानी थी, हमने सेटअप कर दिया तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म। या फिर पार्टनरशिप हमने इसलिए करी है कि जब तक सारे पार्टनर्स जो है, कोई रिटायर नहीं हो जाता, किसी की डेथ नहीं हो जाती, कोई बैंकरप्ट नहीं हो जाता, हम तब तक पार्टनरशिप चलाते जाएंगे, मतलब सारी ज़िंदगी के लिए पार्टनरशिप चलाएंगे। तो दोनों तरीके मेरे हो सकते हैं, मतलब दोनों दो तरीके की हमारी पार्टनरशिप हो सकती है, या तो जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए मेरी पार्टनरशिप चलेगी, या फिर मेरी पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। चलाते जाओ जब तक एंड में देखेंगे, मतलब जब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो तब बंद कर देंगे, अदरवाइज हम बंद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पढ़ते हैं। सो इफ द पार्टनरशिप इज़ नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, अभी जो मैंने आपको जंग-ए-ज़ादी एक प्रोजेक्ट एक म्यूजियम की एग्जाम्पल दी है वो है, अगर तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए है तो जब वो पीरियड कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गए, पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म, म्यूजियम बन गया, पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और इज़ मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इट्स ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड। फिर कहते हैं कि अगर या तो मैंने किसी पीरियड 2 साल के लिए पार्टनरशिप करी थी, या फिर जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, वो चीज़ नहीं बन जाती, तब तक मेरी पार्टनरशिप थी, तो कहते हैं वो ड्यूरेशन आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी है। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो यही ट्रीट करा जाएगा कि पार्टनरशिप आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए है, ठीक है, कभी बंद नहीं होएगी, पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नेचर एंड स्कोप। स्कोप जब हम बात करते हैं ना कि इस चीज़ का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, ये चीज़ कहाँ कहाँ पे इम्प्लाई होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस की बात करी है कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो कहाँ कहाँ तक चलेगी, या मैं किस एरिया तक, किस लेवल तक उसको चला सकती हूँ, तो कहते वो भी आपने मेंशन करना है, लास्ट लाइन में क्लियर करा है, ठीक है। अब देखो मैं पहले ही स्कोप की बात कर रही हूँ, स्कोप की टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की मतलब कहाँ कहाँ तक चलेगी, सिर्फ लोकल लेवल के ऊपर है ये, नेशनल लेवल के ऊपर है, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि फॉरेन बिजनेस भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है, ऐसी पार्टनरशिप है आपकी, तो जिस तरीके की है वो स्कोप आपने मेंशन करना है। उससे पहले उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, नेचर। मेरे पार्टनरशिप का नेचर क्या है, वो ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है,
वो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता ही है, ठीक है, आपका बिजनेस कौन सा है, या सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक है। नेचर इसको कहते हैं और स्कोप किसको कहते हैं, ये चीज़ को। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। कंट्रीब्यूट करना क्या होता है, हिस्सा डालना। कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में या जो भी एसेट इन्वेस्ट करी है, तो कहते हैं हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितना जितना भी कहते हैं कंट्रीब्यूट करेगा, दैट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन दी डीड। तो अमाउंट आप लोगों ने कितनी, हाउ मच कैपिटल वो इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा हर पार्टनर, जैसे आप 10,000 लगाओगे, मेरे पास कम है मैं 5,000 लगाऊंगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा ही है तो वो 1 लाख भी लगा सकता है। सो कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा वो आपने पहले से बताना है। अब पहली बात उन्होंने ये एक बात ख़त्म कर दी कि जितना जितना पैसा लगाना है दैट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन पैसा लगाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी आपने बताना है, हाउ मच। सिंपल सी बात करते हैं, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में क्या फ्री में पैसा जमा कराते हो, वहाँ पे आपको क्या मिलता है उसके ऊपर, इंटरेस्ट। अब सेम इन्होंने बात करी है कि अगर कंपनी में पैसा लगेगा, पहले तो हाउ मच, अगर लगेगा, ठीक है, अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा है तो उसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट भी कितना लगेगा, 5%, 10%, 20%, वो भी आपने बताना है, ठीक है जी। सो कंट्रीब्यूशन कितनी होएगी, अगर होएगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होएगा, तो फिर इंटरेस्ट कितना होएगा, वो सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड करके इस पार्टनरशिप डीड में लिखोगे ताकि फ्यूचर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब आपको याद है, आप हम लोगों ने ये सारी टर्म्स हम लोग ना ये सोल प्रॉपराइटर से पढ़ते आ रहे हैं कि पैसा लगाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होएगा। अब ये चीज़ें हम सारी यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोबारा से। अब बात आ गई प्रॉफिट एंड लॉस की कि पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है, ये तो हम लगाना है या लगाया है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया या लिख दिया है पार्टनरशिप डीड में। तो अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो मिलेगा, लॉस भी मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, ठीक है। मैंने ये पहले भी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ए पार्टनर ने लगाया 100 रुपये, या छोड़ो हम कहते हैं कि ए बी सी पार्टनर है, एक पार्टनर लगाया 600, एक ने लगाया 400, एक ने लगाया 200। ये पैसा लगाया है, ये मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जब प्रॉफिट मिलना चाहिए तो सबको 200-200 मिलना चाहिए? नहीं। अब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए ना, जिसने कम पैसा लगाया है उसको कम प्रॉफिट आना चाहिए, जिसने सबसे कम पैसा लगाया है उसको सबसे कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये सही तरीका है। तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, रेशियो। आपको रेशियो निकालनी तो आती है ना सब बच्चों को, तो आप क्या कर लोगे, रेशियो, यानी कि 2:1:2। इस रेशियो में इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये हम 0 0 कट कर देते हैं ना, बाकी 6 4 2, फिर इसको ये सेम टेबल पे काट दिया, ये आपकी रेशियो आ गई 3:2:1। कहते फिर आप इस जिस रेशियो में वो पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। अब इन्होंने लिख दिया है द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। आप इजीली जो भी क्लियरली उसको स्टेट करोगे पार्टनरशिप डीड में, ताकि फ्यूचर में कोई लड़े ना कि हमें ज़्यादा पैसा मिलना था हमें कम मिला है। It is not always necessary that the share of partners in the profit and loss of the firm is proportionate to their capital. अब वही बात इन्होंने लिखी, proportionate to their capital। इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई थी, 600, 400, 200, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने इनका प्रॉफिट क्या निकाल दिया कि इनको कितना कितना मिलना चाहिए, इसको तीसरा हिस्सा, इसको दूसरा हिस्सा, इसको एक हिस्सा, यही मैंने बोला। अब दोबारा से लाइन पढ़ो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द शेयर ऑफ पार्टनर्स इन द प्रॉफिट, ये जो शेयर है प्रॉफिट, शुड नॉट ऑलवेज प्रपोर्शनेट टू द कैपिटल। हमेशा ये नहीं कि जितनी कैपिटल लगाएंगे वैसे ही इनको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसने काम कुछ भी नहीं करा, और जिसने 200 रुपये लगाए हैं उसने दिन रात काम करा है। तो कहते फिर आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो कैपिटल लगाएंगे उसी रेशियो में मैं उनको प्रॉफिट दूंगी। कहते ये डिपेंड करता है, आगे लिख दिया, इट माइट डिपेंड ऑन दी पार्टनर स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो पैसा लगा रहा है
या जितना उसको प्रॉफिट मिलना है वो चेंज हो सकता है। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा हम उसको कम भी प्रॉफिट दे सकते हैं। क्यों? अगर उसके पास स्किल भी नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है जी। सो इसलिए लिखा है यहाँ आप इसको सिंपल वर्डिंग में अगर पढ़ना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रेशियो है वो आप क्लियरली स्टेट करोगे। सो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उनको मिलेगा, किसी को ज़्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम भी मिल सकता है, बट दैट रेशियो शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। ठीक है जी। तो आप सिंपल सी बात, आप ये भी बात मत करो कि किस रेशियो में मिलना है किस रेशियो में नहीं मिलना, बट समझ लो कि एक्चुअल में तरीका क्या होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा है कमीशन एंड सैलरीज ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी हम उनको प्रॉफिट दे रहे हैं तो फिर सैलरी और कमीशन देने की क्या ज़रूरत। ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम उनको कभी भी सैलरी नहीं देंगे, कभी भी कमीशन नहीं देंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर हम लोगों ने पहले कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जिसके ऊपर हम चीज़ें लिख रहे हैं, तो कहते हैं 4 महीने बाद कोई पार्टनर उठ के आ जाए कि मैंने काम ज़्यादा करा तो मुझे कमीशन दो, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं था। तो कहते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिख दो कि जो पर्सन ज़्यादा काम करेगा, जो पार्टनर ज़्यादा काम करेगा या फिर ज़्यादा सेल्स करेगा उसको सैलरी मिलेगी, तो कहते हैं हम दे सकते हैं। ठीक है। बट अगर ये किस में लिखा है? पार्टनरशिप डीड में। So all the partners may not be contributing in the same terms of the time, I'm really sorry, all the partners may not be contributing the same in terms of time and skill, कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा टाइम जो है एक फर्म में रह रहा है, तो कहते कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अपना अपना हर किसी का तरीका है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि जो जैसे भी काम करेंगे उनको सेम प्रॉफिट दे देंगे। आगे लिख दिया है दोज हु कैन, जो ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, ज़्यादा जिनके पास स्किल्स हैं, वुड नीड टू बी कंपनसेटेड। कंपनसेट होता है इन रिटर्न उनको कुछ देना। तो कहते हैं जो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, उनको हम कंपनसेट करेंगे, पैसा देंगे। किस फॉर्म में? कमीशन या फिर सैलरी की फॉर्म में। तो कहते हैं अगर देंगे तो कितना कितना देंगे, वो पहले से ही आप डिफाइन कर दोगे कि कमीशन जो है वो 2% होएगा या सैलरी उनकी 10,000 पर महीना होएगी, पर मंथ। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग पहले से बता दोगे। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है ना पढ़ते पढ़ते कि हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई पर्सन या कोई पार्टनर उठ के ये ना बोले कि भाई हमें अब क्या दो, ज़्यादा प्रॉफिट दो, हम नहीं देंगे। क्यों? पार्टनरशिप डीड में लिखा था। कमीशन दो, हम अगर उसका नाम नहीं कमीशन में मेंशन था हम उसको नहीं देंगे। तो लड़ाई झगड़े हो नहीं सकते क्योंकि रिटर्न में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। आगे लिखा हुआ है इन्होंने लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। लोन्स टू एंड बाय पार्टनर, हम पार्टनर्स को लोन दे भी सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं। अगर ये टर्म है तो कितना कितना। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने बतानी है। द डीड शुड ऑल्सो क्लैरिफाई वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन्स फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है। तो कहते हैं अगर दे सकते हैं या ले सकते हैं, पहले तो ये बता दिया है। तो कितना इंटरेस्ट, आप जाते हैं ना लोन लेने के लिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ब्याज पे करना पड़ता है। सेम इस तरीके से कि अगर आप लोन लोगे या उनको लोन दे रहे हो तो उसके ऊपर आप कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। देखो ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को आप सेम जो है वो मतलब वो सीक्वेंस में लिखना इजी रहेगा। एक आपका पॉइंट ये कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल वाला, एक लोन वाला, एक ड्राइंग्स वाला। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तीनों में मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? इंटरेस्ट की। कैपिटल कितनी लगाई जाएगी, ठीक है, जितनी लगाएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। सेम लोन दिया जाएगा या ले सकते हैं पार्टनर से, अगर यस तो फिर कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होएगा, ये हमने स्पेसिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद लिखा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है जो बिजनेस से पैसा निकाला जाता है फॉर पर्सनल यूज़। अब आप बोलोगे कि बिजनेस में तो बिजनेस में से रोज़ कितना पैसा निकलता है, हम हज़ारों की तादाद में पैसा निकालते हैं, पर वो पैसा हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं ना। अगर मैंने बिज़नेस में से 2,000 रुपये उठाए अपनी ज्वेलरी लेने के लिए, अपनी ड्रेस लेने के लिए, फॉर पर्सनल यूज़, मैं उसको ड्राइंग्स कहूँगी। ठीक है। मैंने कंपनी में से, फर्म में से एक मशीनरी उठाई, घर पे ले आई, घर में यूज़ करने के लिए फॉर पर्सनल यूज़,
उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है जी। सो कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ से उठा रहे हो, कोई भी चीज़ वहाँ से ले रहे हो, पर आप अपने यूज़ के लिए ले रहे हो उसको, तो वो आपकी ड्राइंग्स है। तो कहते हैं अगर आप लोग, अब लिखा है कैन द पार्टनर्स विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द फर्म्स अकाउंट, क्या आप वहाँ से उनके पर्सनल अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए। इफ सो देन कहते वहाँ पे आपने लिमिट्स बतानी है और ये भी बताना है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करा जाएगा। ड्राइंग्स हैं, आप पैसा ले रहे हो, बिजनेस में से निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा। सो ब्याज का रेट क्या होएगा आप ये भी लिखोगे। इसलिए मैंने बोला था कि ये कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग, ये तीनों पॉइंट आप इकट्ठे लिख सकते हो क्योंकि तीनों में हमने इंटरेस्ट का अमाउंट ही डिफाइन करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट होता है इवेल्युएट करना, चेक करना। अब जो बुक्स हैं, मतलब जैसे आप जर्नल बनाते हो, ठीक है, आपने लेजर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, या भाई आपको जो अकाउंट्स में जितनी चीज़ें पढ़ोगे, कहते उसको कोई चेक तो करेगा ना कि आप गलतियां तो नहीं कर रहे हो अकाउंट बनाते हुए, प्रॉफिट गलत निकाल दिया आप लोगों ने, टैक्स कम पे कर दिया, किसी भी तरीके की कोई गलती हो सकती है। सो कहते हैं यहाँ पे इसलिए लिखा है द मेथड ऑफ ऑडिटिंग ऑफ बुक्स, क्या मेथड रहेगा, ऑडिटर कौन होएगा, ऑडिटर कौन होता है, जो उन बुक्स को चेक करेगा। ठीक है। सो कहते हैं कि हु विल बी दी ऑडिटर, ये भी उसके उस डीड में उसका नाम लिखना है। ठीक है। ऑडिटिंग कितने टाइम पीरियड बाद होएगी, कब कब आपकी 6 महीने बाद बुक्स चेक होएंगी या साल बाद होएंगी, ये भी आप लोग उस पार्टनरशिप डीड में लिखोगे। नेक्स्ट लिखा है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ दी पार्टनर्स। अब आप बोलोगे कि हम लोगों ने कितने टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए हैं, हम जिस वो चार चीज़ों की बात करते हैं, कैपिटल हमने पढ़ ली है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ लिया है। अब हम दो चीज़ें जो हमारी रह जाती है, एक है मैनेजमेंट और एक है लायबिलिटी, वो हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। राइट एंड ड्यूटीज़ है मैनेजमेंट, कि आप कितना कितना काम करोगे, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आपके पास राइट है, आप कितना कितना काम करोगे, आप 10 घंटे काम करोगे, आप बुक्स भी मेंटेन करोगे, आप चीज़ें बेचोगे या लोगों के साथ डील करोगे, मेरी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं हर पार्टनर की, आप बता दोगे। दूसरी बात, किन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, किन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आप ये भी बताओगे। ठीक है जी। सो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख देने की, बाद में पार्टनर लड़ने ना बैठ जाए कि मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। सो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। सो कहते हैं एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दी कंडक्ट। अब देखो राइट टू पार्टिसिपेट मतलब मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बट द पार्टनर्स कैन कम टू एन एग्रीमेंट कम टू एनी एग्रीमेंट अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। सो कहते हैं कि जो भी है उनका, कि फिर भी आप लोग उनको जो उनके एग्रीमेंट में, ठीक है, उनकी जो राइट एंड ड्यूटीज़ जो है वहाँ पे मेंशन ज़रूर करोगे। हर किसी का राइट है बट स्टिल। नेक्स्ट लिखा है द पार्टनरशिप डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ राइट। लिमिट मतलब कि किस दायरे के बाद बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। जैसे कोई एक ऐसा पार्टनर है वो सिर्फ पैसा लगाएगा, वो लोगों के साथ डील नहीं करेगा, तो उनकी अगर कहीं पे लिमिट हो रही है, लिमिट लगानी है आपने, लिमिटेशन लगानी है, ठीक है, तो आप वो भी जो है पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे। एडमिशन एंड रिटायरमेंट, कोई पार्टनर आपकी मर्जी से आएगा या सबकी मर्जी से आएगा, वो एडमिशन कैसे हो सकता है वो आप पहले से बताओगे। रिटायरमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंगली आपने करनी है या पहले से डिफाइन कर लोगे कि हर 10 साल बाद आप पार्टनर रिटायर करने वाले हो, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से ही जो है वो लिख दोगे। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। If there is any special provision agreed to among the partners, it should be clearly। तो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने लिख दिया कि अगर पहले से कोई स्पेशल प्रोविजन आपने बनानी है तो पार्टनर्स को पहले से ही बता दो, उसके बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दो। नेक्स्ट लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, कंपनी की रेपुटेशन। तो कहते हैं अगर कंपनी की रेपुटेशन जो है, अब देखो कंपनी के नाम की वजह से हमें बहुत प्रॉफिट मिलता है, जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, ये इनका नाम ही ऐसा है कि आप इजीली इनकी वहाँ पे अगर रेस्टोरेंट की बात करो तो वहाँ पे चले जाते हो, चीज़ें लेने की बात करो तो इजीली ले लेते हो।
तो उनके नाम की वजह से भी उनकी कितनी ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो कहते हैं कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने उसका जो है प्रॉफिट निकालना है ना, कि कितना प्रॉफिट, उसकी कितना अमाउंट बनता है उसका। तो कहते हैं उस चीज़ को कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मान लो जैसे इन्होंने एक वर्ड लिखा है, मैं इसलिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सच इवेल्युएशन बिकम इम्पॉर्टेंट। कहते हैं ये इवेल्युएशन जो मैं बोल रही हूँ कि मेथड आप लोग यूज़ करोगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्यों ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है, ठीक है, तो उसको उसका फ़ायदा होता है। मान लो हम 10 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हम 5 साल से जलंधर में काम करें, हमारा बड़ा नाम हो गया। हमारे नाम की मतलब ऐसा है कि कंपनी के नाम के ऊपर ही कितनी चीज़ें बिक रही हैं। कल को कोई ऐसा पर्सन आए कहता मैं पार्टनर बनूंगा, उसको तो फ़ायदा हो गया, कंपनी तो बनी बनाई है, नाम भी इसका बन गया है, उसको इसका डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या मांगेंगे उससे कि आप हमारी कंपनी में आ रहे हो या आप हमारी फर्म में आ रहे हो, पार्टनरशिप फर्म में, हमें अपनी गुडविल का हिस्सा चाहिए, जो हमने 5 साल लगा के अपनी कंपनी का नाम कमाया है, उसमें आपका हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं नया पार्टनर जब आता है, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है उसको भी उसका हिस्सा देना है, नया आ रहा है तो उससे लेना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डेजोल्यूशन होता है कि फर्म कब बंद होने वाली है, ठीक है, किन किन सर्कमस्टांसिस में कंपनी बंद हो सकती है, ये लिखना है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। सिंपल सी बात, किस केस में अगर पार्टनर की अगर डेथ हो रही है, ठीक है, तो उस केस में उसका जो नेक्स्ट पर्सन होएगा, जैसे हम बोल सकते हैं लीगल हायर है या उसका बेटा है, हम उसकी जगह पे किसको अपॉइंट करेंगे, या जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में काम कर रहा था, कल को उसकी डेथ हो जाती है, तो जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करा गया है वो किसको दिया जाएगा। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं तो नाम तो मेंशन होएगा ना। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है when a partner dies his capital in the firm and any due amount under the final account of the firm are given to the partner successor। जिस पार्टनर के जो भी हैं उसके सक्सेसर जो भी होगा, लीगल हायर होएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होएगा, हम उसको इजीली दे देंगे। नेक्स्ट लिखा है, अब कहते हैं नाम अगर हम उसको नहीं दे रहे, इफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन द फर्म एंड द सक्सेसर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। पहले में बोल दिया कि जो अगर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सीधा जो भी उसका सक्सेसर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है, उसको पैसा मिल जाएगा, उसके घर वालों को पैसा मिल जाएगा। अगर तो कहते हैं आप उस इन्वेस्टमेंट को, उसके लीगल हायर को, उसके बेटे को पैसा नहीं देना चाहते, तो क्या आप उसके बेटे को एज ए पार्टनर एडमिट कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो वो सर्कमस्टांस जो हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो आप लोग पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दोगे। ठीक है जी, सो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। तो कहते हैं अगर इंस्टॉलमेंट में ही आपने उसको पैसा देना है, ठीक है, एज ए पार्टनर उसको एडमिट नहीं करना, तो कहते हैं फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको देना पड़ेगा, वो आप पहले से मेंशन करोगे। ठीक है जी, इन शॉर्ट आपको दोबारा से ये पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है पहली बार, तो सारा पैसा उसके बेटे को, उसके भाई को, बेटी को, उसकी वाइफ को, जैसे भी जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके बाद, जिसको आप नॉमिनी बोल देते हो इन अदर वर्ड्स, तो उसको पैसा चला जाएगा। अगर वो पर्सन कहता है कि मुझे पैसा सीधा मतलब एक में लमसम अमाउंट नहीं चाहिए कि 10-20 लाख इकट्ठा पैसा दे दिया, मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए, या आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, तो कहते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने पे करना है, वो रेट आप पहले बताओगे। केस क्लियर हो गया। फिर एक सिचुएशन आती है, आप चाहते हो कि वो 20-30 लाख रुपया आप लोग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देना चाहते, तो फिर क्या आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके भाई बहन या बेटे को आप लोग एडमिट करोगे एज ए न्यू पार्टनर? अगर करोगे देन इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट लिखा है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। अगर आप लोग वायलेट करते हो, तोड़ते हो रूल्स, तो आपके ऊपर कौन सी, आपको फाइन वगैरह पड़ेगा, आपको निकाल दिया जाएगा, क्या उसकी पनिशमेंट होगी, या क्या स्टेप्स आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे, आपको वो भी लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है